बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। बहुत साल पहले जब बजट का ऐलान होता था तो हबीब जालिब साहब कहा करते थे, वो जब ऐलान करते हैं बजट का, गरीबों ही का हो जाता है झटका। तो जब भी बजट आता है तो जो गरीब लोग हैं उनको जालिब साहब का ये शेर ज़रूर याद आता है। पता नहीं इसकी क्या वजह है कि जो बजट है वो हमेशा गरीबों के लिए बुरी खबर बन के आता है। तो ये जो आज बजट अनाउंस किया है औरंगज़ेब साहब ने, बज़ाहिर उन्होंने इसमें कुछ अच्छे ऐलानात भी किए हैं, कुछ अच्छी उम्मीदों का इजहार भी किया है, लेकिन जो पाकिस्तान के अवाम की एक बड़ी अक्सरियत है उसका सवाल जो है वो ये है कि क्या इस बजट के बाद महंगाई में इजाफ़ा होगा या महंगाई में कमी होगी। तो इसी पर हम बात करते हैं। हमारे बिलाल अज़हर कियानी साहब वफाकी काबीना के रुकन हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब नदीम अफजल चंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, और मुज़म्मिल असलम साहब जो मशीर ख़ज़ाना हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के। तो आप को समझ आ गई होगी कि वो तहरीक इंसाफ की भी नुमाइंदगी करेंगे। मुज़म्मिल साहब, आप ही से शुरू करते हैं। जी सर। ये इस बजट में कहा गया जी कि तनख्वाहदार तबके को भी काफ़ी रिलीफ दी गई है और जो आम आदमी है उसके लिए भी काफ़ी रिलीफ है, तो आप इससे इत्तेफाक करते हैं? मैं तो सबसे पहले तो इत्तेफाक तो नहीं करूँगा बिल्कुल। हर बजट का एक नाम दिया जाता है ना, अवाम दोस्त बजट, ये बजट, अवाम दुश्मन बजट। हाँ, अवाम दुश्मन बजट। तो आज मैं सोच रहा था कि हुकूमत कोई ना कोई नाम देगी बजट का, तो वो उन्होंने तो नाम दिया नहीं। तो फिर मुझे तकरीर सुनी थी, मैंने तकरीर पढ़ ली। तो उसके बाद जो मेरे जहन में जो इस बजट का नाम आया है वो आया है गरीब मुकाओ बजट। यानी कि गरीबी मतलब ख़त्म हो जाए। यानी ये कहना चाह रहा हूँ कि गरीब से वो मिडिल क्लास नहीं हो, जितने गरीब है ना वो इतने हालात बुरे कर दिए। जालिब साहब ने 1991 में जो बजट के बारे में कहा था वो 2025 में भी सही साबित हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आपने तनख्वाहदारों की बात की और 3-4 महीने से खुशखबरी भी दे रहे थे, वज़ीर आज़म साहब ने भी दी, वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने भी कई तकरीब में दी। तो वो जो खुशखबरी है लोगों के लिए वो ये है कि जिनकी 12 लाख तक आमदनी है उनको महीने का 2000 रुपये टैक्स की बचत होगी। यानी कि जो 1 लाख रुपए कमाता है, उन्होंने ग्राफ दिया बकायदा, जो टेबल हमने बनवा ली है जल्दी में। जिनकी 18 लाख तक आमदनी है उनको जो है महीने का 4000 रुपये बचेगा। ठीक है। जिनकी 24 लाख तक आमदनी है उनको महीने का 5667 रुपीज़ बचेगा। इस तरह करते करते जो सबसे बड़ा रिलीफ, जो यानी 30 लाख रुपए महीना कमाता है, उसको जो सबसे बड़ा रिलीफ है वो 16,888 रुपये। यानी कि जो 30 लाख रुपए कमा रहा है उससे महीने का टैक्स लेंगे ये 10,70,738 रुपये, उसमें से 18,000 रुपये कम कर देंगे। जो तो इस मुल्क से जो 30-32 लाख लोग जो ब्रेन ड्रेन हुआ है, जिसमें क्वालिफाइड, तो इसका मतलब है तनख्वाहदार तबके को जो रिलीफ देने का ऐलान किया गया है ये सिर्फ एक नुमाइशी ऐलान है, ऐसे ही कह लें। और कसम पूरी करनी थी, जैसे कहते हैं ना, कसम खाई थी कि रिलीफ देंगे, तो अब वो छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो वो कसम पूरी कर ली गई। फिर उसके अलावा आपसे ये रिलीफ, चलो ये दे दिया, जो भी रिलीफ आपके सामने रख दिया। पेट्रोल पे जो है कार्बन टैक्स लगा दिए गए 2.5 रुपये लीटर इस साल, और अगले साल का भी पेशगी ऐलान कर दिए 5 रुपये लीटर। यानी तो पेट्रोल इससे महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल महंगा होगा तो ऑब्वियसली। फिर इसके बाद जो बिजली जो है उसका गर्दिशी कर्जा उतारने के लिए 1250 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा। उसकी जो सूद है उसकी अदायगी जो है हमारे बिजली के बिल के अंदर दल, और गर्दिशी कर्जों की अदायगी के लिए 10% सरचार्ज भी आयद किया, वही सरचार्ज 10% की हद हटा दी गई है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा, तो वो जो है अब हमारे वो बिजली के बिलों में शामिल हो जाएगा। इसके अलावा जो एक आम आदमी जो एक 800 सीसी तक गाड़ी चलाता था उसका सेल्स टैक्स जो है 12% था, उसको भी 18% कर दिया गया है। तो कोई जगह जो है वो जो रह गई थी ना उसको उन्होंने पुर कर दी है, ताकि कहीं से किसी को कोई रिलीफ ना मिल सके। वो इस बजट में वो कसर पूरी की गई है। जी नदीम अफजल चंद साहब, आपका क्या तबसरा है? देखें जी, मैं तो समझता हूँ कि बजट में आम आदमी को कुछ नहीं मिला और एग्रीकल्चर क्लास को तो बिल्कुल कुछ नहीं मिला। अच्छा, किसानों को कुछ नहीं मिला। ज़राअत पेशा लोगों को जो इकनॉमिक सर्वे इनका अपना है हुकूमत का, जिसमें उन्होंने कहा है कि इकनॉमिक ज़राअत के ऊपर पहले तो गवर्नर स्टेट बैंक, डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने बयान दिया था कि ज़राअत का बट्टा बैठ गया, और अब नज़र भी आ रहा है। अगर किसी को नज़र नहीं आ रहा तो मैं
अपने खर्चे पे उसको अपने इलाके में लेकर जाने के लिए तैयार हूँ। पंजाब के जिस ज़िला में चले जाएं, जिस इलाके में आप चले जाएं, दूसरे सूबों में भी जहाँ चला जाएं, तो अब मेरे ख्याल में क्योंकि जो किसी को समझ नहीं आ रही कि एग्रीकल्चर को हमने ठीक कैसे करना है, और अभी उन्होंने, मैं सुन रहा था जो आपने बात की है समझ नहीं आ रही, बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आती कि पीपल्स पार्टी जो है ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पे तनकीद क्यों करती है, कैसे कर लेती है, समझ नहीं आती। देखिए जी, हम हुकूमत की पॉलिसियों पे तनकीद करते हैं, कभी ज़ाती तनकीद हम नहीं करते, और पॉलिसीज़ नहीं, पॉलिसी पे भी आप तनकीद क्यों करते हैं? क्यों सदर आपका है, गवर्नर आपके हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपके हैं। अगर पॉलिसीज़ के अंदर हमारा इनपुट शामिल होगा, अगर बजट के अंदर हमारी सी की या हमारी पार्लिमानी पार्टी को इन्होंने ब्रीफिंग दी है पहले कि ये हम बजट बना रहे हैं एग्रीकल्चर, तो फिर यकीनन इखलाकी तौर पे हमारा नहीं हक बनता। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन अगर हमारा इनपुट ही शामिल नहीं है उसमें, अब हम तो कह रहे हैं, हमारे तो प्रेसिडेंट साहब ने जिस तरह नहरों वाला इशू था, अब आ जाके हमें एहतजाज करना पड़ा। जिस तरह अभी एग्रीकल्चर क्लास के ऊपर आपने ठीक है IMF के कहने पर टैक्स लगा दिया, आपने गंदम नहीं खरीदी, किसान को रगड़ा निकाल दिया, निगरान सेटअप में जो गंदम इंपोर्ट हुई उसमें ठीक है, इस हुकूमत का कोई कसूर नहीं, निगरान सेटअप, लेकिन 35 लाख टन उसको हम भुगतेंगे पता नहीं कितने साल। तो ना कोविड के दिनों में, मुजम्मल साहब के दिनों में भी जो रिलीफ मिला था एग्रीकल्चर क्लास को, किसी ने रिलीफ नहीं दिया था। 1200 अरब जो बांटा गया था कोविड के दिनों में छोटे बिजनेसमैन या बड़े बिजनेसमैनों को दिया गया था, सरमायादारों को, तो आप 1 रुपया भी निकाल, उसमें एग्रीकल्चर क्लास को नहीं दिया गया था। मतलब किसी किसान को अब भी अगर कोई ट्रैक्टर सस्ता हुआ है, या खाद सस्ती हुई है, या तेल सस्ता हुआ है, या बिजली सस्ती हुई है, या ज़री अद्वियात सस्ती हुई हैं, तो यकीनन हम तारीफ़ करेंगे। अगर किसान की गंदम की कीमत उसको मुनासिब मिल जाए, को मक्की की कीमत मुनासिब मिल जाए, चावल की मुनासिब मिल जाए, कोई एक्सपोर्ट के नए रूट्स खुले हैं, यकीनन हम तारीफ़ करेंगे। हमारा किन्नो है, हमारा मैंगो है, हमारी काटन देख लें, काटन 1.5 लाख बेल से 50,000 पे आ गए हैं। आपका लोकल जो है वो काटन ग्रोअर जो है उसके पास प्रायोरिटी नहीं रहेगी कि वो काटन काज करे। अच्छा तो फिर यकीनन तारीफ बनती है। कोई मुझे कोई आप बता दे, मैं एक फार्मर का बेटा हूँ, मैं जरूर करूँगा। बिलाल अजहर क्यानी साहब जो हैं वो भी अब रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका एक छोटा सा बयान जो है वो तनख्वाहदार तबके से जो टैक्स लिया जाता है उसके बारे में उन्होंने क्या कहा, जरा सुने। तनख्वाहदार हमने तो 400 अरब दिया खजाने को, माशरे के जो बाकी साहिब हैसियत दौलतमंद जो तबके हैं उन्होंने हमारे मुकाबले में कितना कंट्रीब्यूट किया। ये एक ऐसा सवाल है जो मुझ समेत अशराफिया को जवाब देना है। अशराफिया को जवाब देना है कि तनख्वाहदार तबके ने तो दे दिया 400 अरब रुपए का टैक्स, हालांकि 400 अरब का नहीं दिया, 600 अरब रुपए का दिया, और जो ताजर तबका है उसने पिछले 11 महीने में सिर्फ 65 अरब रुपए का टैक्स दिया है। तो अशराफिया जो है उससे तो ताल्लुक़ पता नहीं है या नहीं है बिलाल अजहर क्यानी साहब का, लेकिन कैबिनेट से तो आपका ताल्लुक़ है, उसकी तो आप तरदीद नहीं कर सकते। तो ये बताएं कि तनख्वाहदार तबके से तो टैक्स ले लिया और अभी भी एक नुमाइशी किस्म का रिलीफ उनको दे दिया गया है, लेकिन ये बताएं कि इस बजट में जो रिटेलर क्लास है, जो रिटेलर है, परचून फरोश है और ताजर तबका है, वो उससे टैक्स लेने के लिए आपने क्या इकदाम किए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का, और आपने अच्छा कि इब्तदा में सारी बातें सुन ली। तो चलें, शुक्र है मुजम्मिल साहब इतना तो माने कि तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में कमी आई। मेरा ख्याल था शायद उस पर भी ना माने। देखिए मीर साहब, एक पस मंज़र है इस बजट से पहले। पिछले साल आपको याद होगा जब हुकूमत बनी थी तो उस टाइम पर मुझे याद है कि ये हमारे PTI के साथी गुरेज करते थे बात करने से भी हुकूमत लेने की, क्योंकि उस टाइम पे किसी का ख्याल था ये हालात नहीं है हुकूमत संभालने के, कि इस टाइम पे जो भी हुकूमत लेगा इतनी मुआशी मुश्किलात होंगी कि उससे संभलेंगी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत ने वो चैलेंज कबूल किया, संभाली, IMF का प्रोग्राम एग्री किया, IMF का प्रोग्राम चलाया। इसी एक साल में महंगाई की शरह में रिकॉर्ड कमी लेके आए, जो कि पहले एक वक्त पे 38% पे थी, 24% पे थी, 0.4% पर लेकर आए। इस साल की प्रोजेक्टेड महंगाई की शरह 12% थी, जिसको हम 5% पर लेकर आए। इन्हीं हालात के अंदर हमने
बिजली के नर्ख भी कम किए, ख़ास तौर पे जो आपके सबसे जो कमज़ोर तबकात हैं उनके लिए तो 50% से ज़्यादा बिजली के नरखों में कमी की। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा मुस्तहिक़ ख़ानदानों को, जो सबसे मुस्तहिक़ ख़ानदान हैं, जो आइडेंटिफाइड हैं एक सिस्टम के तहत, उनके बजट को भी 460 अरब से 592 अरब रुपए किया था और इस साल उसी को अब 719 अरब रुपए तक लेके जा रहे हैं। ये सब चीज़ें पिछले साल की, और इसी वक्त में साथ ही साथ प्रोग्राम भी चलाया। सारी चीखों के बावजूद, सारे दावों के बावजूद कि ये तो किसी तरह इस बजट को चला ही नहीं सकेंगे, ये अनरियलिस्टिक बजट है, दावा किया गया था मिनी बजट आएगा। आपने कोई मिनी बजट देखा पूरे साल में? हमने अहदाफ भी पूरे किए, अपना IMF का प्रोग्राम भी चलाया और इस तरीके से चलाया कि जब भारत ने जारियत की और उस दौरान भी जब IMF की बोर्ड मीटिंग आई और भारत की कोशिशों के बावजूद भी हमारी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर IMF ने वो प्रोग्राम अप्रूव किया। इसी के अंदर हमने करंट अकाउंट सरप्लस भी दिया, ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़ाए और मेजर रिफॉर्म्स भी किए। और आप जब बात करें रिटेलर की, उसको इस साल हमने तकरीबन 190 अरब रुपए से डबल से ज़्यादा उसमें इजाफा किया। क्या ये काफ़ी है? हरगिज़ नहीं, मगर एक सिमत ज़रूर दुरुस्त। ठीक है, स्टैटिक सैलरी तबके की बात है, आपने बिल्कुल सही कहा। प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार ये बात करते हैं कि हम ये समझते हैं कि ना सिर्फ वो अपना फेयर शेयर अदा करते हैं बल्कि उससे भी ज़्यादा वो अदा कर रहे हैं। इसीलिए इस साल हमने हर तबके को हमने उसमें कमी दी है। टैक्स स्लैब्स में आप देखेंगे कि चाहे वो महीने का 50,000 रुपये कमाने वाला हो, लाख रुपए कमाने वाला हो, 1.5-2 लाख कमाने वाला हो, हर तबके को टैक्स के अंदर कमी मैंने नजर आई है। ये इसलिए बात की है कि मैं अभी नाम नहीं लेता, लेकिन मैं जो प्राइवेट सेक्टर का जो सैलरीड क्लास है ना, उसकी तो बात ही नहीं कर रहा। उससे तो वैसे ही टैक्स नहीं लिया जाता, बल्कि उसकी तो जो इनकम है उस पर बाकायदा डकैती की जाती है। सरकारी मुलाजमीन, कौन से सरकारी मुलाजमीन? ग्रेड 18, 19, 20, 21 के। मैं जानता हूँ बड़े रिस्पेक्टेबल लोग हैं, उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल कर दिया है और अब वो चाह रहे हैं, बल्कि कुछ चले भी गए हैं और कुछ कह रहे हैं छुट्टी लेके चले जाएं या कुछ रिज़ाइन करके चले जाएंगे, इस तनख्वाह में हमारा गुजारा नहीं होता। ग्रेड 19, 20, 21 के अफसरान, और फैमिलीज़ को उन्होंने मुंतकिल कर दिया है। अभी मैं पिछले दिनों गया हुआ था कहीं बाहर, मैंने उनकी फैमिलीज़ को वहाँ पे देखा। मैंने कहा सारी फैमिलीज़ को नहीं ले आए हैं आप? उन्होंने कहा जी बस सोच रहे हैं कि पाकिस्तान रहना या नहीं रहना। तनख्वाहदार तबके के लिए पाकिस्तान में रहना मुश्किल कर दिया है। मीर साहब देखिए, मैं हरगिज़ भी ये दावा नहीं करूँगा कि हालात उस आइडियल सिचुएशन पे पहुँच गए हैं कि हम कहें कि सब कुछ अच्छा है, हरगिज़ नहीं। मगर पिछले 1 साल में प्रैक्टिकली जो बेहतरी लाई जा सकती थी उससे तवक्कुआत से ज़्यादा लाई गई है। अब इस साल भी, पिछले साल में महंगाई की शरह 5% रही है, 12% की तवक्कुआत के बरक्स, जिसके अंदर आपने तकरीबन 900 अरब रुपए की आपने बचत सिर्फ अपने इंटरेस्ट एक्सपेंस में की, इस वजह से क्योंकि महंगाई को हुकूमत ने कम किया। और इस साल 5% की महंगाई बढ़ने के बावजूद हमने मुलाजिमीन की, सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में, और इसमें 1 से लेकर 22 ग्रेड तक सारे मुलाजिमीन शामिल हैं, 1 से 16 वाले ख़ास तौर पे, उन सब की तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान हुआ है। पेंशन का 7% का ऐलान हुआ है। और हमारे जवान JCOs जिन्होंने आपने देखा अभी हमें फतह का वो सबब बने हैं और हमें उन पर फ़ख्र है, उनके लिए भी अलाउंसेस का ऐलान किया। और ये सब दिफा के बजट उनके लिए आप जितने भी अलाउंसेस का ऐलान करते हैं वो कम है। लेकिन मेरा आपसे सवाल है मुज़म्मिल असलम साहब कि इस बजट में कुछ ऐलानात ऐसे हैं कि क्योंकि आप एक इकनॉमिक एक्सपर्ट भी हैं, आप माहिर मुआशियात भी समझे जाते हैं। मसलन पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं, अगर आपने पेट्रोल डलवाया गाड़ी में या मोटरसाइकिल में, तो उसकी अदायगी आपने डिजिटल तरीके से करनी है। क्या ये अच्छा इकदाम नहीं है? इससे इकॉनमी जो है वो रेगुलेट नहीं होगी? अगर आप नकद अदायगी करेंगे 2 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। देखें जी, नया चोरी की एक दुकान खुल जाएगी और वहाँ पे जो है कैसे हिसाब बनेगा कि कैश कितना दे रहा है वो जो दुकानदार। जैसे अभी आप रेस्टोरेंट जाते हो, हाँ, आप तो 15% टैक्स दे आते हो उसे, वो आगे जमा कराता है कि नहीं कराता, ये आप सारे रेस्टोरेंटों से पूछ लें जाके। तो इस तरह ये मुल्क में लाखों पेट्रोल पंप हैं, तो वो जो है आपको कहेंगे तुम कैश में दे रहे हो, तुम्हारा 3 रुपये लीटर ज़्यादा है। अब वो क्या सिस्टम करके आगे हुकूमत को जमा कराते हैं कि नहीं कराते, ये इसमें चेक रखना पड़ेगा। लेकिन मैं 1 मिनट के लिए बिलाल कियानी साहब की बात का छोटा सा जवाब दे दूँ। जो बिलाल ने जो बात की है, बिलाल साहब ने, उससे तो मुल्क में गरीबों की तादाद कम हो जानी चाहिए थी। तो अभी वर्ल्ड बैंक की ताज़ा रिपोर्ट आई है, 44% पॉवर्टी बढ़ गई, 45% पाकिस्तान की आबादी जो है गुर्बत की लकीर के नीचे आ गई है। वो डेफिनेशन भी उन्होंने, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि पहले डेफिनेशन थी $3.6 जो कमाता है उससे नीचे जो होगा वो गरीब होगा। अब क्योंकि दुनिया में महंगाई इतनी हो गई है, वही चीज़ जो $3.6 में मिलती थी वो $4.2 में मिलती है। तो पाकिस्तान की आबादी सिर्फ PDM के आने के बाद 3 करोड़ लोग जो है
गुर्बत की लकीर के नीचे आ गए, नंबर 1। फिर उसके बाद 30-32 लाख लोग मुल्क छोड़ के, जिसकी आपने अभी एग्जाम्पल दी। फिर इन्होंने कहा कि 900 अरब रुपए तो सिर्फ इन्होंने सूद की अदायगी में बचा लिया। हाल ये है मीर साहब, पिछला साल बुरा था तो 1400 अरब रुपए का तरक्याती बजट दिया था। इस साल अच्छे हालात में इन्होंने 1000 अरब का दिया, और उसमें भी 120 अरब रुपए वो पेट्रोल 8 रुपए, याद है इन्होंने बलूचिस्तान के लिए खूनी सड़क के लिए निकाले थे, वो 120 अरब रुपए खूनी सड़क की उसमें से, तो 880 अरब रुपए का इन्होंने सिर्फ तरक्याती अखराजात का बजट रखा है। मैं NEC की और उसकी मीटिंग में था, खून के आंसू रोते हुए देखा है मैंने एहसन इकबाल साहब को कि हमें आप बजट ही नहीं दे रहे, हमारे तो हालात इतने बुरे हैं। फिर उसके बाद ग्रोथ की बात कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में तो रिवाज चल चुका है फॉर्म 47 का। कल आपने सोशल मीडिया से लेकर तमाम अखबारात को देख लें, आपके साफ़ी दोस्त जो इंडिपेंडेंट हैं, और इसके अलावा जो नून लीग हामी साफ़ी भी है, कोई दुनिया के एक आदमी मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस मुल्क में जो है इस साल 2.7% की रफ्तार से पाकिस्तान ग्रो की 2.5% आबादी होती है। अब आपको बताऊं इन्होंने मजाक क्या किया। इन्होंने मजाक ये किया कि शुरू के 9 माह में बिजली जो है मनफी चल रही थी, आखिरी 3 माह में इन्होंने कहा 30% इजाफी पैदा होगी। वो मैंने वज़ीर आज़म के सामने सवाल पूछ लिया, मैंने कहा ऐसे क्या जादू हो गया कि आखिरी 3 माह में जो है बिजली 30% इजाफी हो रही है। तो उन्होंने कहा कि जो हम भूल गए थे, वो जो छतों में सोलर लगा हुआ है ना, उसकी पैदावार को जो आपकी हमारी लोगी उसकी जो है जमा करके वो 16 गीगावाट वो बिजली भी पैदा हो रही है, वो भी मईशत में पहिया चला रही है किसी तरीके से, तो इसलिए ग्रोथ जो है बढ़ गई है। अच्छा चंद साहब, ये अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के लिए बजट में 70 अरब 38 करोड़ रुपए रखे गए हैं, और सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2859 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। तो अरकान पार्लियामेंट भी 70 अरब रुपए ले जाएंगे, इस पर तो आप खुश होंगे। लेकिन जी मैं खुद पार्लियामेंटेरियन रहा हूँ और पार्लियामान के मेंबरान की, लेकिन सबसे बड़ी बात जानती है कि लोकल बॉडीज़ का इफेक्टिव ना होना, और लोकल बॉडीज़ का पंजाब में तो इलेक्शन भी नहीं हो रहा। और मैं समझता हूँ कि अगर आप लोकल बॉडीज़ के सही सिस्टम लागू कर दें तो ये तरक्याती काम ही लोकल बॉडीज़ को मुंतकिल हो जाए। और प्लानिंग कमीशन का जो प्रोविंशियल प्लानिंग कमीशन है, 18वीं तरमीम तो यही कहती तो है ना उनका काम क्या है? लोकल उनका बॉडीज को काम ये है मजबूत कि करें। आपने प्लान करना है। आपने NHA हमने बनाया था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी बनाई थी कि ये पैसे भी कमाएगी और सड़कें भी बनाएगी। अब उसके बावजूद अगर आपने सूबे भी अथॉरिटियाँ बन गई हैं, फिर भी आपने अगर लोकल बॉडीज, मैं कहता हूँ कोई अजब बाबुओं का निराला देश है कि अब टोल प्लाजा जितना बड़ा है आपको पता है, मोटरवे पे आप सफ़र कम करते हैं ना, आप इस्लामाबाद ज़्यादा रहते हैं, हमें तो रोज़ सफ़र करते हैं, टोल प्लाजा भी ऐसा 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 हर महीने बढ़ जाता है और कोई पता नहीं कितना हो गया है। 1000 रुपए के नज़दीक जो नहीं 1000 रुपए से ज्यादा है भाई, नहीं, आपको नहीं पता कोई, वो ड्राइवर देता है ना, हमारा इसलिए सालम आपको नहीं, हम नहीं पता। सालम जाते हैं ना, सालम तक हमारा 800 समथिंग बनता है, तो वो हम लाहौर नहीं जाते ना डायरेक्ट। तो पहले हमारा होता था 330 रुपए या 400 रुपए, वो जो 330 वाला था वो 850 900 पे पहुंच गया। तो यकीनन अब मैं तो सच्ची बात है, अच्छे काम भी इन्होंने किए होंगे, अच्छे बजट में ये होंगे नहीं, अच्छे चीजें भी आएंगी। अभी अब बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, पार्लियामान में डिबेट आएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी से ना आपका जो ताल्लुक। फाटा में इन्होंने फंड्स रखे थे, पिछले 200 अरब से शुरू हुए, 100 अरब आए, पहली गवर्नमेंटों ने 200 फिर 100 अरब, खर्च कितने हुए? हाँ, अभी भी जो डेवलपमेंट बजट SDGs है, खर्च कितने % हुआ? अच्छा जरा मैं उसका इम्पैक्ट क्या आया? क्यानी साहब, 70 अरब 38 करोड़ रुपया जो है अरकान पार्लियामेंट की डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए लिया गया है, तो ये काम तो लोकल बॉडीज़ का नहीं है। आप लोग जो है वो क्यों ये सड़कें साफ़ करवा रहे हैं, गलियां बनवा रहे हैं, ये आपका तो काम नहीं है? देखिए बात ये मीर साहब कि ये भी जो स्कीम्स हैं, ये भी स्कीम्स हलकों के अंदर इन्हीं डेवलपमेंट के लिए ही लगती हैं, और इवेंचुअली जिस तरह आप कह रहे हैं, अगर एक MNA को ये डिस्कशन होता है, वो अपने हलके के अंदर यूनियन काउंसिल की बुनियाद पर, वार्ड्स की बुनियाद पर अपनी टीम के साथ बैठ के इलाके की ज़रूरियात देखते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो सूबाई और वफाकी प्रोजेक्ट्स में कवर हो रही होती हैं, और जो नहीं होती, मिसाल के तौर पे किसी एक यूनियन काउंसिल की अहम 10 किलोमीटर की सड़क है, या कहीं पे कोई सीवरेज का सिस्टम है, या मैं आपको अपने हल्के की मिसाल देता हूँ, मेरे एक तहसील स्वाबा के देहात हैं 12-14 जहाँ पर वाटर सप्लाई का एक इशू रहा है, तो इन स्कीमों से फिर आपको मौका मिलता है, एक्सिक्यूशन वही एजेंसीज करती हैं। अपने हल्के में बहुत अच्छा काम करवाया, मुझे लोग भी बताते हैं, लेकिन वो जो आप लोग काम करवा रहे हैं, क्या वो लोकल बॉडीज के काउंसिलरों के काम नहीं है जो आप MNA करवा रहे हैं? देखिए जो बात कर रहे हैं ना चंद साहब,
मैं एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट इससे इत्तफाक करता हूँ कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो इसका यही है कि हमारी जब थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट जब फाल होगी तो ये उसकी सतह पर काम होंगे। मगर मौजूदा हालात में इस जो हमारा पिछला 2-3 दहाइयों से हम जो मामला देख रहे हैं उसमें ये ज़रूरियात आज पूरी तो होनी है, तो उसमें इससे सिर्फ ये लचक आती है। हाँ, यकीनन इसमें ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना ये हुकूमतों का काम है। मिसाल के तौर पे मेरे पास जो पिछले साल जो मुझे फंड एलोकेट हल्के के लिए किए गए थे, मैंने कुछ स्कीम्स सूबाई हुकूमत को दी थी जो मेरे इलाके की ज़रूरियात थी, जिसको मैंने बयान किया। जो मैं नहीं पूरी कर सका, जब वफाक से कुछ और फंड्स मुख्तस हो गए तो मैंने वो भी सूबाई हुकूमत को ही वैसे आज तो हम बजट डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन चंद साहब के सवाल में से मेरा सवाल निकला है कि वो आप देखें उनके चेहरे पे कर्ब, तकलीफ, दर्द कि लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा पंजाब। नहीं, देखिए इसमें लोकल बॉडीज़ के लिए नई एक लेजिस्लेशन जी ज़्यादा फाल करने के लिए आई थिंक बन गई थी। मुझे एग्जैक्ट फजूल देखिए वो तो गलत बात है। आप कहने से आप पढ़े लिखे आदमी, आप तो लोकल बॉडीज़ को समझते हैं। वो निज़ाम देख लें जो लोकल बॉडीज़ का जो पंजाब हुकूमत ने बनाया है। हमारी एक कोऑर्डिनेशन की मीटिंग हो रही थी, मैंने कहा कि हमारा क्योंकि जो पीपल पार्टी का और नून का जो एग्रीमेंट है ना, उसमें पहली 5 वीकों में लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन करवाना है। तो मैंने कहा कि आपने सिस्टम ही हमारे से मशवरा नहीं किया, ये ठीक। उन्होंने कहा जी, एक शरीफ आदमी ने कहा हमने कौन से करवाने हैं आप क्यों उस पर टाइम ज़ाया। इसका मतलब है एग्रीमेंट तो मान रहे हैं ना आप, एग्रीमेंट इत्तेहादी के साथ होता है। नहीं, आप मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी हैं, नहीं, आप माने हैं कि आपका एक एग्रीमेंट है। हमारा क्या एग्रीमेंट है कि लोकल बॉडी इलेक्शन आपने साल के अंदर कराने हैं, तो वो नहीं करवाए, लेकिन एग्रीमेंट तो है ना। हमने अच्छी चीज़ हमने और एग्रीमेंट आपने खत्म नहीं किया। गवर्नेंस का इशू खत्म कर नहीं। देखिए कुछ चीज़ें थी जो जब हुकूमत बनी थी, जो हमने अपनी पार्टी को दिखाने के लिए, अपने वर्कर को दिखाने के लिए कि ये हमारे मुतालबात हैं जो पार्टी के लिए। अगर नून लीग के साथ इत्तेहाद करना कोई इतना आसान तो नहीं था ना उस वक्त। तो अपनी सीसी को मुतमईन करने के लिए अपने वर्कर्स को, अपनी पब्लिक को, अपने फॉलोअर्स को। क्या हुआ 1 साल बाद, क्या है? मेरे ख्याल है 20% उस पे चीज़ों पे अमल हुआ है। 80%। अच्छा, वो तो नहीं है ना 100, 76 और 100। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब ने आज बहुत से ऐलानात किए हैं। कुछ ऐलानात ऐसे हैं जिनमें यकीनन आपको दिलचस्पी भी होगी और आप ये जानना चाहेंगे कि ये इन ऐलानात का क्या इम्पैक्ट आएगा आपकी ज़िंदगी पे। सुने उन्होंने क्या क्या ऐलानात किए। सोलर पैनल्स की दरामदात पर 18% की शरह से टैक्स आयद किया जाए। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की तरफ से तरसील करने वाले कोरियर और लॉजिस्टिक्स खदमात फराहम करने वाले इदारे 18% की शरह से सेल्स टैक्स वसूल करके जमा करवाएंगे। पेट्रोल या डीजल इस्तेमाल करने वाली और हाइब्रिड गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में यकसानियत लाने के लिए ये तजवीज़ जाती है कि 18% टैक्स से कम शरह वाली गाड़ियों पर भी 18% अमूमी सेल्स टैक्स आयद किया जाए। गुज़श्ता 7 बरसों से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के नए जमशुदा अजला को टैक्स में मुकम्मल छूट हासिल रही है। तजवीज़ दी जाती है कि इन इलाकों में सेल्स टैक्स नाफिज किया जाए, जिसका आगाज़ 10% की कम शरह से किया जाएगा। यानी कि ये बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जो कबायली इलाके हैं वहाँ पे भी 10% टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन ये कोई आप तीनों में से बताएगा कि ये जो सोलर पैनल की दरामद पे यानी कि इंपोर्ट पे 18% टैक्स लगाया गया, इससे इसका क्या मकसद है? जी देखिए मीर साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए क्या कि जो लोकली सोलर कोई बनाना चाह रहा है, कौन बना रहा है? नहीं देखिए, ये तो मेरे पास तफसीलात नहीं, मगर देखिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर बने। इसलिए इसका मतलब ये है कि हमारे लिए सोलर पैनल महंगा हो। नहीं मीर साहब, देखिए चंद साहब जी इजाज़त दीजिए। सबसे पहले तो सोलर पैनल की कीमतों में का खातिर ख्वाह कमी भी आई है, और टू इंश्योर के डिसएडवांटेज ना हो। हम ये नहीं चाह रहे कि कोई प्रोटेक्शन बनाए लोकल इंडस्ट्री के लिए, मगर ताकि तवाज़ुन हो उसके और इम्पोर्टेड सोलर पैनल के लिए, तो इसलिए ये पॉलिसी लाई। और ये जो ई कॉमर्स पे 18% टैक्स लगाया, ये अगेन देखिए इसमें कोई ऐसा नहीं है कि रिटेलर्स के ऊपर कोई, ये जो हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, जी इसमें इजाज़त दीजिए, पिज़्ज़ा मंगा लिया। जी मीर साहब, इसमें गुजारिश है कि पहले जिस तरह और कोई भी कारोबार सेल्स टैक्स अदा कर रहा था, तो इसको भी उस रिजीम में लाया गया, ताकि मिसाल के तौर पर आपके बहुत सारे कारोबारी जो कि दुकान फिजिकल सेल्स करते हैं, दुकानों में करते हैं, चाहे वो सौदा सल्फ बेचते हैं, चाहे वो कपड़ा बेचते हैं, चाहे कोई और काम बेचते हैं, वो सब सेल्स टैक्स अदा करते हैं। तो ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए, जो ऑर्डर करते हैं कोई चीज़ खाने पीने की मंगवाते हैं, तो वो तो किसी दुकान से या रेस्टोरेंट से मंगवाते हैं। नहीं, मगर वो जो ई कॉमर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो वो सेल करते हैं, उसके ऊपर अभी सेल्स टैक्स नहीं था, उसको बराबर लाने के लिए, ताकि उसमें और आपके नॉर्मल रिटेलर के अंदर एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो। ये कोई ऐसी कोई इजाफी टैक्स नहीं है, जो नॉर्मल सेल्स टैक्स रजीम है जिसमें सारे कारोबार या सेल्स वाले कारोबार आते हैं, उसमें पेट्रोलियम और डीजल की बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ी
गाड़ियों को तरजीह दी जाएगी? जी जी, देखिए इसके अंदर आपने देखा है कि यकीनन हम चाहते हैं कि बोथ फ्रॉम क्लाइमेट चेंज पर्सपेक्टिव और अदरवाइज भी हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फ़रोग़ दिया जाए, और इसमें इस बजट में इसकी अक्कासी की गई है। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा जी कि IMF का मुआहदा बहुत मुश्किल हालात में किया गया, और उसके अंदर एक स्ट्रक्चरल जो बेंचमार्क था वो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड पे टैक्स लगाना था। वो हमने पिछले साल भी नहीं लगाया और इस साल भी बजट में नहीं लगाया जी। और ये इसमें आप उनको सब्सिडी क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं, देखिए दूसरी बात 37 से 45 बिलियन गैस की मद में। अच्छा, ये बताए ना, दूसरा मीर साहब मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने बात की पहले रिटेलर्स की भी और इन्फोर्समेंट की भी। इस साल IMF के साथ जब इस साल की कारकर्दगी पर भी बात हुई, क्योंकि उसकी बुनियाद पर ही अगले बजट के ऊपर भी बातचीत हुई, तो पहली दफ़ा IMF ने कहीं पर भी ये पाकिस्तान को तकरीबन 400 अरब तक उन्होंने माना कि इस साल पाकिस्तान FBR जो है वो 400 अरब तक सिर्फ इन्फोर्समेंट की मद में कलेक्शन कर सकता है। और उन्होंने इस साल की कारकर्दगी की बुनियाद पर कहा, जो कि 600-700 अरब के करीब हमने कारकर्दगी दिखाई जो सिर्फ इन्फोर्समेंट की तरफ थी। तो जब हम टैक्स नेट की वाइडनिंग की बात करते हैं, UC का सबूत, और इंशाल्लाह आप आगे मजीद देखेंगे, ताकि सब सेक्टर्स जो हैं वो अपना फेयर शेयर अदा करें। जी, आप एक चीज़ आपने बताना भूल गए, वो बता देता हूँ कि जैसे आपने कहा कि सरकारी मुलाजमीन को तो तनख्वाह भी हर साल बढ़ जाती है, पेंशन भी मिल जाती है, कम ज़्यादा वो एक अलग बात है। एक जो प्राइवेट लोग हैं वो, और ख़ास तौर पे जो प्राइवेट रिटायर्ड लोग हैं, वो अपनी एक बचत उन्होंने रखी होती है बैंकों में कि उससे कुछ प्रॉफिट से अपना घर चला ले या अपने बाकी खर्चे पूरे कर लें। इसी तरीके से जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं, उनकी तनख्वाहें कम होती हैं, उन्होंने कुछ बचत अपनी बैंक में रखी होती है, तो उनके लिए भी एक बुरी खबर है। पहले 15% जो है जो प्रॉफिट पे, सूद नहीं वर्ड यूज़ करूँगा, प्रॉफिट इस्लामिक भी देते हैं, क्योंकि जो पहले 15% था उसको 20% कर दिया गया। और जो इसके अलावा म्यूचुअल फंड कंपनियों में 15 को 20% कर दिया है। हाँ, इसका क्या नुकसान है? इसका नुकसान ये है यानी कि वो टैक्स जो है 15 से 20% कर दिया। यानी कि मैं मिसाल दे देता हूँ आपको कि एक आदमी पूरे साल में अगर 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहा था अपने डिपॉजिट पे, तो पहले वो 15,000 पे टैक्स दे रहा था, अब उसको 15 की जगह 20,000 पे देना पड़ेगा। और वो बेचारा जो है आज से 1 साल पहले उसको 20% जो शरह सूद मिलती थी, शरह सूद जब 20% थी तो उसको 2 लाख रुपए प्रॉफिट आ रहा ये जो आपने चीज बताई है, हाँ। इससे बहुत से लोग जो उनके दिल तोड़ दिए हैं आपने, हैं? मैं और क्या वो इन्ना करूं? लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ रहे होंगे। हाँ, कि उनका जो है वैसे भी जो है सूद की अदायगी जो है रेट कम हो गया। चंद साहब, ये कोई अच्छी चीज़ों का भी तो ऐलान हुआ है ना इस बजट में, तो उनको आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे? नहीं, अच्छी चीज़ है, अभी तक सच्ची बात है पढ़ी नहीं है मैंने, सिवाय ये फाटा पाटा में जो टैक्स चोरी थी, जो बड़े बड़े आपको पता है मगरमच्छ, सिगरेट और इन चीज़ों से, वो ठीक है, उन पे किया है, वो एक अच्छा काम किया है। लेकिन जो सोलर की आपने बात की है, नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट की स्मगलिंग जो है उसको रोकने के अच्छा लिए काम है। टैक्स कवानीन पर अमल दरामद के लिए सूबाई अफसरान की मदद लेने का फैसला हुआ है। ये तो हमने खुद उनको लेकिन KP ने help की लेकिन offer ये इतने बड़े अशराफिया जो मियाँ साहब कह रहे थे, अशराफिया तो वो काम करती है। ये सोलर की आपने बात की है ना, ये इनकी बिजली बिक नहीं रही थी, कैपेसिटी चार्जेस भी दे रहे हैं, बिजली फालतू पड़ी है। लोगों ने इतनी महंगी बिजली है कि दुकानदार, छोटे घरों वाले, 2 कमरों के घरों वाले, 5 मरले वाले, जरी ट्यूबवेल, सारे लोगों ने सोलर लगाने शुरू कर दिए, और सोलर से उनको कोई बचत भी हो रही है बिजली के, जो बिजली, तो सोलर को महंगा कर दिया गया। सोलर को महंगा कर लिया ताकि लोग फिर वापस सरकारी बिजली पे ही जाए, ताकि वो IPPs का जो कैपेसिटी चार्जेस जो उनको देने पड़ रहे हैं, ताकि उनकी बिजली हम बेचें। और एक दूसरे जो गैस भी, LNG भी नहीं बिक रही, मैं नहीं समझता। अब CNG सेक्टर को भी ये गैस कोई नहीं दे रहा है, मतलब लोड शेडिंग भी कर रहे हैं और गैस के पाइप भी फट रहे हैं। मुझे, आप माशाल्लाह दोनों ज़्यादा मेरे से पढ़े लिखे हैं, गैस का उसके भी कोई पॉलिसी आई है कि नहीं आई? छोटे मोटरसाइकिल या छोटे लोडरों पे तो आई है। तो मेरे ख्याल में देखें ना, तनख्वाहदार तबका, फार्मर, एग्रीकल्चर, या उनके लिए को वाज़ेह ऐसी चीज़ें आनी चाहिए जो सिंगल बजट पे वो कहते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा हो गया, एक काम अच्छा होना चाहिए था। ठीक है, आप मुल्क मुश्किल हालात में है, जंगी हालात में है, आपने टैक्सेस लगाने, रिफॉर्म्स किस मसले में ये बताते हैं कि पहले रिफॉर्म्स ये हुई हैं, ये हम कामयाब हुए हैं, अब अगले साल हम ये रिफॉर्म्स करेंगे। वो रिफॉर्म्स मुझे कहीं नजर नहीं आई। अच्छा, आपको नजर नहीं आ रही? तनकीद भी आप बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन लोगों को आपकी तनकीद बड़ी अजीब सी लग रही है। नहीं, वो आज आपका मूड है मुझे मेरी तनकीद ना सुनने का। नहीं, मैं तो आपकी तनकीद सुन रहा हूं, और आपकी तनकीद में बड़ी लॉजिक है, लेकिन आपकी एफिलिएशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जो कि अभी आपने बताया कि आपका हुकूमत के साथ एक एग्रीमेंट है और आप उनके इत्तेहादी हैं। देखें, हम बजट को शायद वोट भी देंगे। हाय, मैं आपको बताता हूँ मुश्किल, क्योंकि इस वक्त अगर फाइनेंस बिल इनका पास ना हो तो हुकूमत जाती है।
आप समझते हैं कि एक तरफ बिलावल भुट्टो पूरी दुनिया में मुकदमा लड़ रहे हैं इस मुल्क का, और इस मुल्क को के लड़ रहे हैं ना, कोई नून लीग का वजीर खारजा तो नहीं है, तो अगर इस मुल्क को उस वक्त हम इस मुल्क में मजीद क्राइसिस नहीं पैदा करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि ये क्राइसिस हालांकि आवाम के अंदर ही रहे। ये जो भी आपने कहा कि ये किसानों के लिए मैं कहता हूँ ये हम कोशिश करेंगे, हमारी बात इनसे इन्होंने कहा है कि हम पीपल पार्टी की तजावीज़ मानेंगे, ये हमारी इन्होंने बिल्कुल कहा है। बजट से पहले जो हमारी इनके साथ मीटिंग हुई है, मैं आपको तंग नहीं करता, मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ ताकि नदीम अफजल चंद साहब बड़ी मुश्किल सूरत हाल का शिकार है। अल्लाह ताला इनको इस मुश्किल से निकाले। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। मुश्किल से तो निकला। वक्त हमारे पास बहुत कम बचा है, लेकिन बिलाल कियानी साहब जो हैं वो कुछ जवाब भी देना चाह रहे हैं। ज़ाहिर बात है, वो काबीना के रुकन है तो जवाब तो उन्होंने देना है। जी सर। जी मीर साहब, देखिए सबसे पहले मैं फिर से ये कहना चाहूँगा कि मुश्किल हालात में हमने जिस तरह का बजट पिछले साल हमने जो अहदाफ थे प्राइमरी सरप्लस के, बैलेंस के, फिस्कल डेफिसिट के, सारे अचीव किए, और मैं आपके सामने रख दिया किस तरह हमने आवाम को जो रिलीफ दे सकते थे वो भी दिया और बाकी भी अहदाफ पूरे किए। और इसका एतराफ़ सिर्फ लोकली नहीं बल्कि फिच, मूडी, इंटरनेशनल एजेंसी सब करती हैं। अब इस साल क्योंकि बार बार ये बात हुई है कि आवाम को कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो मैं फिर से तीन बड़ी बातें आपको गिनवा देता हूँ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जो सब मानते हैं कि 1 करोड़ मुफ्त ख़ानदानों को आप 592 अरब से 720 अरब तक उनका बजट बढ़ाया जा रहा है, जिससे वो ख़ानदानों को जो रकम मिलनी है उसमें इजाफा हुआ है। दूसरा, तनख्वाहदार आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, सरकारी मुलाजमीन के लिए 1 ग्रेड से लेकर 22वीं ग्रेड तक 10% इजाफा है। पेंशनर्स के लिए 7% इजाफा है। हमारे जो फौजी जवान हैं उनके लिए इसके अलावा भी अलाउंसेस हैं। सैलरी क्लास के लिए आपने हर तबके के लिए, जिसमें प्राइवेट सैलरी क्लास भी है और पब्लिक ये रहने देना, मेरे पास पूरा ग्राफ है ये। नहीं मगर देखिए इसमें हर तबके के लिए नाम है। नहीं देखिए हर तबके के लिए चादर देखकर पांव फैलाते हुए हर तबके के लिए कमी ज़रूर है। मगर मैं एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगा मीर साहब, जिसका जिक्र अभी तक नहीं हुआ, कि हमने अब अपनी जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसको भी चलाने के लिए, और ये स्पेकुलेटिव रियल एस्टेट नहीं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर अमली तौर पे और ख़ास तौर पे फर्स्ट टाइम जो बायर्स हैं, जो आपके 10 मरले के प्लॉट खरीदने वाले हैं, जिन लोगों ने घर बनाना होता है, या 2000 स्क्वायर फुट के प्लॉट। अब मैं सिर्फ उसकी आपको एक मिसाल देता हूँ कि वो जो भी अगर कर्जा लेकर मॉर्गेज लेते हैं उसके ऊपर उनको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। सिर्फ एक मिसाल है। बाकी फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़रीदारी के ऊपर उसका खात्मा कर दिया गया है। एक बात मैं और ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि आज़ाद कश्मीर GB फाटा का जिक्र हुआ, देखिए इसमें ख़ास तौर पर हमने अपने इन इलाकों का ख्याल रखा है। आज़ाद कश्मीर के बजट को 105 अरब से बढ़ा के 140 अरब किए, GB के बजट को 68 अरब से बढ़ा के 80 अरब किए, और मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स को, हालांकि वो खैबर पख्तूनख्वा की जिम्मेदारी, मगर उसमें भी 47 अरब से 52 अरब रुपए किया है। बलूचिस्तान के लिए कुछ स्पेशल पैकेज आया नहीं देखिए, और मैं आपको मिसाल देता हूँ, जिस खूनी सड़क की बात की इंसर्जेंसी कंट्रोल करने के लिए पॉलिटिकल, देखिए हमारी फौजें लड़ रही हैं, हम वहाँ शादी, देखिए वो बजट में मुझे कोई फिगर बलूचिस्तान का दिखा है। देखिए जी, जो वजारत दाखिला है उसको 12 अरब 90 करोड़ रुपया मिलेगा। देखिए कुछ कॉस्मेटिक चीजें होती हैं, लोगों को मैसेज देने चाहिए। अच्छा, लेकिन ये जो हम बलूचिस्तान का सोच रहे हैं, एक और रिफॉर्म बस बताएं दीजिए। देखिए एक अहम रिफॉर्म है बलूचिस्तान के लिए, नहीं बलूचिस्तान के लिए आप नहीं क्यों नहीं मानते जी? आप काश्तकार देख लें, बलूचिस्तान देख लें, फाटा देख लें, फाटा का पैसे कितने लगे बलूचिस्तान में आपकी हुकूमत है। नहीं फेडरल गवर्नमेंट का रोल क्या है? मैं मीर साहब चंद साहब भाई हैं, मगर मैं पीपल्स पार्टी के साथ का बड़ा मशहूर हूँ। इनके सीनियर सतह पे लोगों को शामिल रखा गया है, पहले भी मुशावरत में और आगे भी स्टैंडिंग कमेटीज में शामिल रहेंगे। मीर साहब, एक टैरिफ रिफॉर्म्स के हवाले से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो आपके रॉ मटेरियल इनपुट्स और मशीनरी है उसके ऊपर अब टैरिफ रिड्यूस किया जा रहा है ताकि आपका एक्सपोर्ट बढ़े, आपकी सनत चले। ये भी मेजर्स में शामिल है और 5 साल का एक बहुत ही एम्बिशियस टैरिफ रिफॉर्म प्रोग्राम इस बजट में आया है। कुछ तो तारीफ कर देना। भाई को करेक्ट कर दूं, जो फाटा की जिम्मेदारी उस वक्त हमारे पास होगी जब NFC में आप हमारा शेयर दे देंगे। अभी तक वफाक ने खुद रखा है और इस साल भी हमारे वफाक तो कहता है जी कि हमारा सारा पैसा सूबे खा गए वाकई में पंजाब। और मैं आपको अभी बताता हूं कि 1000 अरब की जो ADP है बलूचिस्तान का पूछ रहे थे, सबसे ज्यादा पैसे बलूचिस्तान के लिए रखे गए 120 अरब रुपए। अच्छा, दूसरे नंबर पे रखे गए सिंध के लिए 65 अरब रुपए, तीसरे नंबर पे रखे गए पंजाब के लिए 15 अरब रुपए और KP के लिए रखे गए 55 करोड़ रुपए। 55 करोड़ रुपए सिर्फ? जी माशाल्लाह से। अच्छा हाँ, लेकिन हम कहते हैं कोई बात नहीं, आप अपने इत्यादि चला लें। 55 करोड़ की भी गाली हमारे जो CM साहब ने उसमें उस वक्त कहा कि ये मैं 55 करोड़ किसी को चाहिए तो ले ले, तो उधर से जो है ना सिंध वालों ने कहा हमें दे दें, वो भी मांग लिया हमसे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और मेरे पे बहुत प्रेशर है कि जी आप जल्दी से क्लोजिंग कर दें। लेकिन क्लोजिंग क्या करनी है कि जो
नदीम अफजल चंद साहब हैं, जो कि आज उन्होंने एतराफ़ किया कि इनका मुस्लिम लीग नून के साथ एक रिटन एग्रीमेंट है और ये उनके इत्तेहादी हैं, लेकिन इसके बावजूद इस बजट की सपोर्ट करने के लिए उनको अल्फाज नहीं मिल रहे थे। इस पर मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है उसको कुछ सोचना चाहिए कि ये पीपल्स पार्टी वाले जो हैं इनको ये बजट डिफेंड करने के लिए अल्फाज क्यों नहीं मिलते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।